हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम क्लास 10th के प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का सेकंड शिफ्ट का, उसको एनालाइज करेंगे। ये एग्ज़ाम है आपका सोशल साइंस का क्लास 10th का। तो देखते हैं, एनालाइज करते हैं पेपर कैसा था। और वीडियो के एंड में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, कितने मार्क्स आपने अचीव किए, क्योंकि मैं भी आपको बताती हूँ करेक्ट आंसर क्या है, और पेपर का लेवल भी आप बताइएगा कि कैसा रहा। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है। 3 घंटे का पेपर था, 80 नंबर का पेपर था, जिसमें मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट 50 से ऊपर तो लाने ही चाहिए, जो कि बहुत कम है ऑलरेडी, बट इतने आने चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि 1840 के दशक में, यानी कि 1840 के डिके में भुखमरी फैल गई थी। कहाँ पर? आयरलैंड में। तो वो किस फसल के बर्बाद होने के कारण फैली थी? तो वो थी टमाटर की फसल, टोमेटो की फसल, सॉरी आलू की फसल खराब होने की वजह से वो बीमारी आपके यहाँ पे फैली थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वॉट ने डैश के द्वारा बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया। तो किसके? जेम्स वॉट ने जो अपना स्टीम इंजन बनाया था, वो पहले किसी और ने बनाया था ऑलरेडी, बट उसमें कुछ सुधार किए थे जेम्स वॉट ने। तो वो था न्यूकोमैन ने जो स्टीम इंजन बनाया था उसमें इंप्रूवमेंट की थी जेम्स वॉट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर है 1972। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में कॉफ़ी उत्पादन के लिए संदर्भ सही है? यानी कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन होता है उसमें से कौन सी आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी हुई है सही है? यह हिमालय की पहाड़ियों में पाई जाती है। बिल्कुल गलत बात, क्योंकि कॉफ़ी के लिए आपको एक बहुत ठंडा क्लाइमेट नहीं चाहिए होता है, मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, और इस वजह से आपका जो उपरोक्त सभी वाला कथन है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं, बाबा बूदन की पहाड़ियों में उसका उत्पादन आरंभ किया, या अरेबिक किस्म की काफ़ी आरंभ में चीन से लाई गई। तो ये भी इसका गलत है, क्योंकि अरेबिक किस्म की जो कॉफ़ी थी वो चीन से नहीं यमन से लाई गई थी। इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। क्या बात है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के ऑप्शन भी सही जा रहे हैं यहाँ पे आंसर हमारे। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से अधिक है। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि महिलाओं की तो कम है, बराबर भी नहीं है, कम है। ऑप्शन बी यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर है। क्या बात है, ऑप्शन बी ही है क्या सारे आंसर? नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंका में तमिल बेगानापन महसूस करने लगे। क्यों श्रीलंका में लोगों को, जो तमिलियन थे, जो कि इंडियन ओरिजिन थे, भारतीय मूल के तमिल जो थे, उनको बेगानापन महसूस हो रहा था? कानून द्वारा सुहिली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था। ये भी सही है, कंसिडर कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम सरकार ने विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में तमिलों को प्राथमिकता देने की नीति चलाई। बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर प्राथमिकता देते तो फिर वो बेगानापन क्यों महसूस करते? तो कॉमन सेंस वाली बात है। नेक्स्ट है, नए संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि सरकार जैन धर्म को संरक्षण में बढ़ावा देगी। ये भी सही है, लेकिन सभी कथन सत्य हैं, ये गलत है, क्योंकि सरकार ने कभी भी तमिलों को प्राथमिकता देने की नीति नहीं चलाई थी। इसलिए आपका हम ऑप्शन ए को सही मानेंगे। फाइनली यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में राजनीतिक व सामाजिक असमानताओं का अध्ययन क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है लोकतंत्र व विकास एक साथ चल सकते हैं, लोकतंत्र में पूर्ण आर्थिक समानता स्थापित की जाती है, तानाशाही में असमानता नहीं होती है, व तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर शासन प्रणाली है। देखो, ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसे होंगे, मैं मानती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सच में थोड़ा सा टेढ़ा है, बट ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है कि अगर आप असमानताओं का अध्ययन कर रहे हैं तो इट्स मीन हम समानता स्थापित कर रहे हैं और विकास साथ साथ चल रहा है। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी अमीर परिवार की लड़की के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है? अपने भाई जितनी स्वतंत्रता प्राप्त करना, बिल्कुल सही बात। अपने स्वयं के निर्णय लेना, ये भी सही बात। विदेश में अपनी पढ़ाई कर सके, ये भी सही बात। इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? बिना ऑप्शन पढ़े बता देना, सेकंड सेक्टर को। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर जो है उसको इंडस्ट्रियल पार्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रामीण बैंक जो था, फादर ऑफ ग्रामीण बैंक कौन थे जो बांग्लादेश में जिन्होंने ग्रामीण बैंक स्थापित किए थे महिलाओं के लिए? तो वो थे मोहम्मद यूनुस। देखो, थोड़ा सा तो आप खुद भी आइडिया लगाओ ना, कोई मुस्लिम ही होंगे, क्योंकि बांग्लादेश में ऑलमोस्ट मुस्लिम ही होता है। बट हाँ, ये एक क्राइटेरिया नहीं है, जो मैं बता रही हूँ सही नहीं हो सकता ये भी हमेशा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, फैक्चुअल आंसर है। आप इसमें किसी भी तरीके का तुक्का तो लगा सकते हो, बट एलिमिनेट नहीं कर सकते किसी को भी। नेक्स्ट आपके आ गई है एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन 11।
कथन को पढ़िए और सही ऑप्शन जो भी हैं दिए हैं उनको चुनिए। फोर्ड मोटर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, सही बात है, अमेरिका की कंपनी है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन, नियंत्रण व संयंत्र स्थापित करती है। ये भी बिल्कुल सही है। कथन व कारण दोनों बिल्कुल सही हैं और कारण कथन की कारण जो है वो संकल्पना की या अभिकथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरी स्पीड आई नो आपको थोड़ी सी तेज लग सकती है, बट एग्जाम का आपको सिर्फ आंसर ही देखने आए हो यहाँ पे, मुझे पता है। पढ़ने तो आए नहीं हो, क्योंकि पढ़ने तो आप आओगे नहीं बिल्कुल भी पेपर देने के बाद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 12। ये भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, संकल्पना और कारण वाला। तो देखते हैं, भारत में ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। बिल्कुल सही बात है, महिलाओं को आगे आने दिया ही नहीं जाता है भाई। और कारण दिया हुआ है कि महिलाएं उच्च पद धारण करना पसंद नहीं करती। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। महिलाएं तो चाहती हैं कि वो आगे आए, लेकिन उनको आगे आने दिया ही नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पे संकल्पना सही है, कारण गलत है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि संकल्पना तो सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका 13 होगा। ये नीचे दिए गए प्रश्नों में वही आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। चावल एक रबी क्रॉप है। रबी फसल है कोई चावल? बिल्कुल भी नहीं, ये तो खरीफ क्रॉप है। और खरीफ क्रॉप वो होती हैं जिनको सितंबर से अक्टूबर के मध्य में काट लिया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पे आपका कारण जो है वो सही है लेकिन संकल्पना गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? संकल्पना गलत है परंतु कारण सही है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 है, प्राचीन काल से ही अफ्रीका में वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ में खुश थे, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं था उन्हें। उनके पास अपनी खुद की जमीन और जानवर बहुत थे। अफ्रीका में जमीन और पालतू पशुओं का अभाव नहीं था। ये भी बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। वो लोग वेतन पे काम करने का चलन नहीं था वहाँ पे, या वेतन पे काम करना इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके पास जमीन और पशुओं का अभाव नहीं था, बहुत प्रचुर मात्रा में थे। क्यों किसी के अंडर में काम करेंगे, इसलिए वो लोग। तो कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन 15 है, भाषाई बहुलता के आधार पर सही कथन की पहचान कीजिए। भाषाई बहुलता, श्रीलंका डच भाषी लोग नहीं, श्रीलंका में सिहली भाषा के लोग थे। ऑप्शन सी पे मार्क कर देंगे, अब बाकी के पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई परिस्थितियों का अध्ययन कीजिए और बताइए कि अनीता किस क्षेत्र में कार्यरत है। यानी कि विशेषताएं हैं कि नौकरी जो जहाँ पे वो करती है वहाँ पर उसको सुरक्षा मिलती है, नहीं मिलती। स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती। काम के निश्चित घंटे हैं, नहीं है। तो इट्स मीन वो एक संगठित क्षेत्र में नहीं, असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही है, क्योंकि किसी भी तरीके का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जिस बच्चे ने ये ऑप्शन ए लगाया, पता नहीं वो बच्चा भांग खा के बैठा था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई सारणी में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संदर्भ में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। सारणी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये सारणी है। जन्म के समय संभावित आयु के विषय में कौन सा क्रम सही है? यानी कि सबसे आपको बताना है कि जो संभावित आयु है, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल तक, कितने ज़्यादा समय तक लोग जिंदा रहते हैं, उसके आधार पे आपको ऊपर से नीचे के क्रम में आपको लगाना है। तो आप देख सकते हो सबसे टॉप पे क्या है आपका, श्रीलंका है, देन उसके बाद आपका बांग्लादेश है, और फिर उसके बाद आपका नेपाल है, और फिर उसके बाद आपका इंडिया है। नंबरिंग तो सही करी हुई है। तो देखते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भारत। ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये गलत है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, ये सही है। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। म्यांमार भारत के बाद ही है, भारत के बाद म्यांमार 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, असंगत कुछ हटी, यानी कि जो ऑड वन है उसको आपको अलग करना है। नोकिया, कोको कोला, एशियन पेंट, डाकघर। बहुत बच्चे कंफ्यूज ये होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बाकी के जितने भी ऑप्शन है वो सारी क्या है, वो आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंगिक समानता, यहाँ लिखते हैं इंग्लिश वाला। जेंडर इक्वलिटी इंक्लूड, यानी कि लैंगिक समानता में क्या क्या होता है? इक्वल वेजेस फॉर द सेम वर्क, सही बात है, चाहे कोई मेल हो चाहे फीमेल, अगर काम कर रहे हैं तो इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक पोस्ट, ये भी बिल्कुल सही बात है। कोई भी पद हो उस पर लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है, समान उसके लिए होना चाहिए अवसर। इक्वल प्राइज मनी इन सेम कंपटीशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर आप कंपटीशन में सेम मनी नहीं दोगे तो आप तो भेदभाव कर रहे हो, और यहाँ पे हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज अ फाइनल आंसर ओवर हियर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1890 के दशक में अफ्रीका में किस बीमारी ने बड़ी मात्रा में मवेशियों को अपना शिकार बनाया था? तो आपको आंसर वैसे भी याद होगा, विरेंडर पेस्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे आपके कुछ क्वेश्चन हैं,
काली मिट्टी की दो विशेषता, ये तो काले रंग की होती है, सूती, इसमें कॉटन की खेती होती है और ये थोड़ी सी चिपचिपी होती है जो अपने अंदर नमी को बनाए रखती है। संसाधनों का अति उपयोग किए बगैर भी विकास संभव है, बिल्कुल सही बात है। आप उनका योजनाबद्ध तरीके से एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में इस्तेमाल करें, उसका अति उपयोग ना करें। किसी का लालच पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है, लेकिन ज़रूरतें पूरा करने के लिए संसाधन है, तो इस बात को ध्यान में रख के हम कह सकते हैं कि अति उपयोग किए बिना भी संभव है विकास। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्गीय लोग, कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी हुई चीज़ों को तहरीर क्यों देते थे? क्योंकि एक तो वो मेहनत करके बनी हुआ करती थी, तो इससे पता लगता था कि वो बहुत ही महंगी हैं, और महंगी हैं तो वो आपको क्या दिखाएगी कि आप एक अमीर व्यक्ति हैं। तो अभी अपनी अमीरियत को दिखाने के लिए कुलीन लोग हाथ से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और ये ट्रेंड आज भी है बेटा। हम लोग बोलते नहीं यार ये तो हैंडमेड है, हैंडमेड है, तो हैंडमेड तो कितना महंगा बिकता है। तो इससे पता लगता है कि अगर आप महंगी चीज़ें खरीद सकते हो तो आप हैंडमेड ही लोगे, राइट। आज भी ट्रेंड है, उस टाइम पे भी ट्रेंड था। 2 कारण आप बता देंगे। लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित किया जाता है? सबको समान अवसर प्रदान करके, ठीक है। क्षैतिज वितरण पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। सत्ता के क्षैतिज वितरण पर क्षैतिज मतलब होता है इक्वल इक्वल। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच में समान रूप से शक्तियों का बंटवारा है, और किसी के पास भी ज़्यादा नहीं है, किसी के पास भी कम नहीं है, और कोई भी किसी की शक्तियों में दखल अंदाजी नहीं करता। यही लिखना था आपको। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण पर संक्षिप्त नोट लिखिए, यानी कि जो ऐसे ऐसे होता है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी, फिर लोकल गवर्नमेंट हो जाएगी, और पावर ऊपर से नीचे की ओर होती है। सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास में, सबसे कम पावर होती है आपकी लोकल गवर्नमेंट के पास में। यहाँ पर यही लिखना था। बाकी आपके ये क्वेश्चन तो डिस्कस करने वाले नहीं है, एक बार 29 को भी डिस्कस करते हैं कि आप नीचे महात्मा गांधी एवं पत्रकार के मध्य काल्पनिक साक्षात्कार किया गया है, तो उसके अनुसार आपको साक्षात्कार को पूरा करना है। पत्रकार बोलते हैं आपका पूरा नाम क्या है? गांधी जी बोलते हैं मेरा नाम है मोहनदास करमचंद्र गांधी। पत्रकार बोलता है आपका जन्म कहाँ हुआ? तो महात्मा गांधी बोलते हैं पोरबंदर में, गुजरात में है जो कि। आगे पत्रकार पूछता है कि सत्याग्रह पर आपके क्या विचार है? तो महात्मा गांधी क्या बोलेंगे? वो यही बोलेंगे कि सत्याग्रह एक विरोध करने का बहुत ही साधारण सा तरीका है, जिसमें आप बिना हिंसक हुए, यानी कि बिना हथियार उठाए अपनी बात को सबके आगे रखते हैं, और अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो आपकी जीत सफल जरूर, मतलब आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। यही लिखना था इसमें। नेक्स्ट पत्रकार फिर से पूछता है कि शक्तिशाली ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सत्याग्रह किस प्रकार सफल हो सकता है? तो गांधी जी बोलेंगे क्योंकि सत्याग्रह में हम किसी तरीके की हिंसा नहीं अपनाते हैं, हम शांतिपूर्वक अपनी बात को रखते हैं, और इस प्रकार शांति हम लोग स्थापित करते हैं, इस प्रकार अपनी बात को रखते हैं कि जो हमारा विरोधी है, जो हमारा अत्याचारी है, उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ये एक काफ़ी सफल प्रयास हो सकता है। गांधी जी का ये जवाब रहेगा। नेक्स्ट पत्रकार पूछता है कि सत्याग्रह के लिए नमक का चयन क्यों किया गया? तो गांधी जी बोलेंगे नमक का चयन इसलिए किया क्योंकि नमक एक ऐसी वस्तु है या एक ऐसी कमोडिटी है जिसका इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, राइट। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं, इनके ऊपर मैं अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगी आंसर के साथ में। अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उत्तर पे आते हैं। ये आप लोगों ने बहुत सिंपली कर लिया होगा, मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है। अमीरों के लिए बनाई गई किताबें किस प्रकार की होती थी? तो इसका आंसर देखो आपको ये मिल जाएगा। अमीरों के लिए बनी किताबें जो हैं वो किताबों में छपे पत्र पर हाशिए के लिए जगह छोड़ दी जाती थी बेल बूटी बनाने के लिए। ये आ जाएगा आंसर पहले का। नेक्स्ट आपका है कि यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापे खाने कब लगाए गए थे? भाई कब लगाए गए थे छापे खाने? तो छापे खाने लगाए गए थे इस दौरान। यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापे खाने लगाए थे कब? 1450 से लेके 1550 के बीच में। मुद्रण क्रांति कैसे संभव हुई? 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई थी। कब? इसका आंसर यहाँ पर है। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति संभव हो गई थी। ये आपके 3rd क्वेश्चन का आंसर है, ये 2nd क्वेश्चन का आंसर है। इनके आंसर आपको इसमें पढ़ के ऑलरेडी मिल ही चुके होंगे, तो मुझे नहीं लगता इन्हें डिस्कस करने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका आता है मैप वर्क देखते हैं एक बार। मैप में क्या बोला है कि वह स्थान जहाँ पर 1720 में महात्मा गांधी का राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो यह अधिवेशन आपका कलकत्ता में हुआ था, और कलकत्ता पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर आपको कहाँ लगाना है? अगर ये मैप की मैं बात करूँ बेटा यहाँ पे, तो इसका आंसर आप कहाँ पे लगा सकते हो? आप इसको ना इस वाले मैप में देखो, उसमें क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा था, मैं लिख नहीं पा रही थी। तो हमको क्या बोला है, वह स्थान जहाँ पर सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वह स्थान था आपका पश्चिम बंगाल का कलकत्ता, ठीक है, जो कि आज वहाँ पे राजधानी है। तो ये रहा आपका पश्चिम बंगाल, और इधर पड़ता है आपका कलकत्ता। तो आप लिख देंगे यहाँ पे
कलकत्ता। ठीक है जी, मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ, वेट, ये आप यहाँ पे लिख देंगे कलकत्ता। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपको बोला है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सूती कपड़ा मिल के श्रमिकों के पक्ष में सत्याग्रह किया था। तो सत्याग्रह कहाँ पे किया था, उन्होंने अहमदाबाद में किया था, और अहमदाबाद आपका ये है पड़ता है। ठीक है, अहमदाबाद मिल आंदोलन किया था ना उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित भारत के उसी मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को दर्शाइए। अगर हम सलाल बांध की बात करें तो सलाल बांध आपका चेनाब नदी के ऊपर पड़ता है, यहाँ पर आपका पड़ता है सलाल बांध, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, सलाल बांध। अगला क्या बोला है, कलपक्कम आणविक ऊर्जा केंद्र। तो जो कालपक्कम आणविक ऊर्जा केंद्र है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, इधर की साइड में। ठीक है, कलपक्कम। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो बेंगलुरु पड़ता है आपका कर्नाटका में, इधर की साइड। ठीक है, ये रहा आपका बैंगलोर। बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। आगे क्या है आपका, पारादीप पतन। तो बेटा पारादीप पतन आपका उड़ीसा में पड़ता है, और ये रहा आपका उड़ीसा। उड़ीसा के पास में इधर लगा देंगे आप अपना पारादीप। तो आई होप आप इसी तरीके से अपने पेपर में भर के आए होंगे। इतने आंसर अपने मैच कीजिए और मुझे बताइए कि आपके एमसीक्यू में कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने आपके सही हैं, और आपको एग्ज़ाम कैसा लगा, कैसा आपका एग्ज़ाम रहा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मॉर्निंग शिफ्ट की वीडियो देखनी है तो वो भी आप ज़रूर दिखेगा, मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं क्लास 10th की हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उनके सभी चैप्टर जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसकी तैयारी हम सिलसिलेवार करते हैं और डेली क्लास होती है। तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।